देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ COM सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म फ्रॉम इट्स वर्टेक्स में वर्टेक्स मतलब कि यहाँ से बताना था सेंटर ऑफ मास से सॉरी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से बताना था। तो हम जो h/4 याद करते हैं वो हमारा यहाँ बेस पे होता है। तो टोटल h है और यहाँ बेस पे h/4 है तो हमारा वर्टेक्स से निकल जाएगा h माइनस h/4 से निकल जाएगा। अब देखो एक मास है वेलोसिटी से चल रहा है सेम मास वो रेस्ट पे है तो फाइनल में क्या होगा दोनों ही मास जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा था कि रिएक्शन बताइए फोर्थ का ऑन ऑन थर्ड कॉइन तो जो बोले ऑन थर्ड कॉइन तो वहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है हमेशा काउंट जो किया जाता है वो ऊपर से किया जाता है। और इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ ये एफ है यहाँ पे एफ हमें निकालना है ये एफ है इसमें भी एफ लगेगा। ठीक है इसमें भी एफ लगेगा इसमें भी एफ लगेगा इसका मतलब इसमें कितना एफ आ रहा है 3 एफ आ रहा है 3 एफ इज इक्वल टू 180 हो जाएगा तो यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे बाकी तीन टी कितना आ रहा है 1 2 3 4 मतलब टी इज इक्वल टू 4 एफ आ रहा है तो यहाँ से हम लोग टी निकाल लेंगे। ठीक है ये क्वेश्चन में देखो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्व कराना था। देखो एक बुलेट है वो इस वेलोसिटी से जा रहा है प्लैंक में घुसने के बाद उसकी वेलोसिटी ऐसी हो जा रही है सेम ऐसे और दूसरा बुलेट है वो इस वेलोसिटी से जा रहा है दूसरे की वेलोसिटी से प्लैंक से वो निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालना है। तो हम जानते हैं एम हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होते हैं इसी को कंजर्व करा लो। वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इसके लिए लगाओ तो इसके लिए लगाओ तो उसके बाद वी फाइनल स्क्वायर निकाल लो। ठीक है ये फाइनल निकाल लो और ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछ रहा है टाइम इंटरवल बताइए दो कंसेक्यूटिव इम्पल्स के बीच का। तो जब पूछे दो कंसेक्यूटिव इम्पल्स तो यह क्या हो जाएगा ये यहाँ से ले लेंगे 2 सेकंड आ जाएगा कितना 2 सेकंड आएगा। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इस तरीके का हमें इक्वेशन दिया गया कि x कितना है और मार्क किया गया वर्क डन हमें पूछ रहा है फर्स्ट 4 सेकंड में पता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा एक वर्क डन जो लगाते हैं वो लगाते हैं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर ऑलवेज ऐसे लगाइए बहुत इजी और सिंपल है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोल रहा है एक कार्ट है ठीक है वो मतलब उसका मास कितना है 3000 किलोग्राम है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और उसके अंदर सैंड भरा हुआ है अब वो धीरे धीरे कह रहा है लीक कर रहा है एक कोई होल से लीक कर रहा है और उसका रेट दिया गया है 10 किलोग्राम पर सेकेंड दिया गया है तो कह रहा है स्पीड बताओ आफ्टर 2 मिनट कितना होगा स्पीड। ठीक है इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे एफ एक्सटर्नल 0 है और एन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी क्योंकि यहाँ पे डी एम बाई डी टी भी कॉन्स्टेंट नहीं है तो यहाँ हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी टी। अब यहाँ पे एम जो होगा वो गिर रहा है ना इसलिए क्या हो जाएगा एम नॉट माइनस 10 टी 10 टी कितना ये 10 है ना तो ये 10 टी मतलब डी एम बाई डी टी को वो रखा है। ठीक है तो वो आ जाएगा 10 टी और ये डी वी बाई डी टी इजिकल टू क्या आ जाएगा वी वी डी एम बाई डी टी कितना दिया गया है 10 दिया गया तो ये यहाँ से ये आ जाएगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इन लोगों को तो ये ऐसे आएगा मतलब आंसर आ जाएगा आपका वी इजिकल टू इतना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था तो ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके का लूप दिया गया है दो लूप्स दिए गए हैं ईच और साइड ए दोनों का साइड ए दिया गया है और कह रहा है मैग्नेटिक रीजन है इन एक्स वाई प्लेन और बी इज इक्वल टू बी नॉट एक के कैप दिया गया है तो कह रहा है विच वन ऑफ इट्स साइड ऑन एक्स एक्सिस कह रहा है इफ एफ वन है फोर्स लूप फोर्स का F1 है लूप 2 का फोर्स F2 है तो हमें लूप मतलब F1 F2 बताना है कि क्या होगा। तो देखो पहली बात तो F1 इस लूप को इस पहले इस होल का इस लूप का देखते हैं तो इस लूप में इसके लिए तो पहले 0 हो जाएगा फिर ये दोनों का कट जाएगा बाकी बस यही बचा तो इसके लिए फोर्स इस साइड लगेगा। ठीक है
फोर्स इस साइड लगेगा, इसका मतलब एफ क्या होता है आई, क्या होता है आई, आई बी एल होता है, आई बी एल। हाँ तो आई ए बी एल, बी नॉट एक्स है तो बी नॉट इंटू ए हो जाएगा। कितना आ गया, आई नॉट बी नॉट ए स्क्वायर आ गया, ऐसे इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए तुम देखो, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, लेकिन ये दोनों के लिए सेम होगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बच्चे ये वाले और ये वाले। तो अब इन दोनों के लिए हम लोग निकाल लेंगे, और दोनों अपोजिट साइड में लगेंगे, तो एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। फिर फोर्स मतलब इसका निकालेंगे पहले, और फिर इसका निकालेंगे। तो एफ डैश कितना आ जाएगा, आई ए बी नॉट थ्री ए, क्योंकि टोटल यहाँ से कितना दूर है, वो थ्री ए है, तो इसके लिए तो थ्री ए हो गया, इसके लिए टू ए हो जाएगा डिस्टेंस। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों ऐसे आएंगे, तो दोनों तो बराबर हैं लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे, ये इस तरीके से दिए गए हैं, करंट ऐसे ऐसे जा रहे हैं अंदर, और हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इन सब के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक B2 B4 इस साइड आएगा, और B3 B1 इस साइड आएगा, मतलब इधर 2B इधर 2B, नेट कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√2। ये इम्पोर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन ये देखो, तेरा मैग्नेटिक डाइपोल है, प्लेस किया गया है 90 डिग्री पे, पहले से ही वो प्लेस कर दिया गया 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। अब तेरा इसको रोटेट कितना किया गया, थ्रू 180 डिग्री, पता है इसको रोटेट किया गया 90 से, फिर 180 डिग्री और रोटेट किया गया, तो इनिशियल तो 90 था, लेकिन फाइनल थीटा जो होगा 90 प्लस कितना हो जाएगा, 180, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रॉन्ग दिया, 181 लिखना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, उसके बाद फिर देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रहा है, एक वर्टिकल रिंग है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, अर्थ एंड रेसिस्टेंस आर, कॉल करो वर्टिकली, कॉल करो वर्टिकली। इट इज इन कॉन्टैक्ट विद टू वर्टिकल रेल्स, दोनों मतलब कॉन्टैक्ट है दो वर्टिकल रेल्स से, और ऊपर से जोड़े रहते हैं। रेल्स आर विथाउट फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस, कह रहे देयर इज अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b, जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन से ऑफ रिंग, एंड रेल व्हेन द स्पीड ऑफ द रिंग इज v, तो हमें करंट बताना है, किसमें सीक्यू में हमें इसमें करंट बताना है। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये रिंग है सबसे पहले, और इसका रेजिस्टेंस आर दिया गया है, इसको तो हम लोग पहले, ये रिंग था इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा r/2, मतलब डिवाइड होकर r/2 किसी, ये देखो ए इधर और ये इधर, ये r/2 ये r/2, टोटल r इक्विवेलेंट r/4 आ गया। ठीक है, और हम और एल इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर ये रेडियस r है तो एल इक्विवेलेंट 2r हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू वी बी एल इफेक्टिव होता है, तो V कितना है, V B और 2r, एल इफेक्टिव कितना है 2r, फिर I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट r/4 है, क्या आ जाएगा पूरा 8 VBR अपॉन R। इट्स वेरी सिंपल, देखना सब समझना है। ये क्वेश्चन में देखो, देखो जब ज्यादा टाइम हो जाए, टी इनफाइनाइट कर दिया ना, तो हम एल, ये एल को ना वायर बना देते, फिर इसमें तो करंट पास ही नहीं हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा, ये सिंपल वायर बन जाएगा, इसमें करंट ही नहीं आएगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली E/2R, है ना। याद रखना, टी इनफाइनाइट पे एल को हम लोग वायर बना देते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा अगर इस ए बी को, ये जो ए बी है इसको सेमी सर्कुलर वायर में हम लोग कन्वर्ट कर दें कुछ इस टाइप से, तो कह रहा है और सेम रेजिस्टेंस है, तो कह रहा है इंड्यूस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एल इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, शेप वगैरह पर वो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो एल इफेक्टिव तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए वो सेम रहेगा। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है, कि स्क्वायर कॉइल है, और वो भी एक्स वाई प्लेन में दिया गया है। ठीक है, अब कह रहे ये स्ट्रेट वायर है, पास कर रहा है थ्रू ओरिजिन, और कैरी कर रहा है करंट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड कह रहा है इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, तो हमें बताना है कि इंड्यूस्ड करंट क्या होगा इस कॉइल में। अगर पूछे इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट क्या है, और इस तरीके से दिया है कि वो ओरिजिन से करंट पास हो रहा है,
हमेशा ही जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ देखो ये तो बहुत इजी था, पता नहीं कैसे गलत हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले ये इस होल इसमें से पास आएगा, इसमें होता है ये तो फर्स्ट में फर्स्ट केस में तो पास आ रहा है, तो पास आने में पास आ रहा है तो इसको क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, तो मतलब अगर यहाँ एन है तो इसमें भी एन बनेगा, तो पहले तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, उसके बाद फिर वो जब यहाँ से पास हो जाएगा तो वो फिर दूर जा रहा है, तो उसको पास लाने के लिए क्या करेगा, अब यहाँ पे साउथ का यहाँ नॉर्थ बनाएगा, ये दूर जा रहा है, ठीक है, ये दूर जा रहा है, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पास लाने की कोशिश करेगा, क्लॉक देख लेना, वो गलत लग रहा है मुझे थोड़ा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी, ऐसे क्वेश्चन, और बी दिया गया 40 स्क्वायर टेस्ला, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, ई इज इक्वल टू, याद करना है इनसाइड में r/2 dv/dt, क्या r/2 dv/dt, r कितना रहा है हाफ 8t, t की वैल्यू दी गई है 2 सेकंड, तो ये याद रखना e इक्वल टू r/2 dv/dt होता है। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है दो पैरेलल बीम और वो भी इलेक्ट्रॉन्स के बीम, ठीक है, मूव कर रहे हैं स्मॉल वेलोसिटी के साथ, बोल दिया पहले स्मॉल वेलोसिटी, सी से भी कम है वो लोग, तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ देखो, देखो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा ही मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस क्वेश्चन में देखो एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल होता है वो होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2 0 से 1 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, देखो तो यहाँ पे देखो जिसमें D10 है F14 है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ फील्ड है, मतलब D10 F14 तो इसका सबसे ज्यादा ही होगा, और यहाँ पे F14 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ D10 है और 4s2 है, तो ये उससे कम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4p1 आ जा रहा है बाहर, और D10 तो है ही, तो इससे मतलब इससे 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 कम होगा, और फिर यहाँ 3p1 है और 3s2 है, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए चाहे इन विच आयनिक कंपाउंड डेल्टा एच एफ इज मोर नेगेटिव, कह रहे हैं डेल्टा एच एफ जब किसमें आयनिक कंपाउंड का पूछ रहे डेल्टा एच एफ कब ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका तो वो लैटिस एनर्जी का पूछा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, किसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो वो LIS में ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो SO3 में हम जानते हैं 2 पी पाई डी पाई होता है और एक पी पाई होता है, तो यहाँ पे DXY और DYZ का रोल होता है, जिसके बाद सेम एनर्जी होता है या सेम शेप होता है, उन्हीं वही रोल प्ले करते हैं, तो DXZ और DYZ हो जाएगा। और देखो MOT में कह रहा है phi2py और phi2pz ये सेम एनर्जी के होते हैं। KCl कैसा होता है, आयनिक होता है, वाटर कैसा होता है, डाइपोल, तो इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ऐसे एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन दोनों ही डाइपोल हैं, तो दोनों में डाइपोल डाइपोल होगा। देखो CaC2 में हम लोग कैल्शियम +2 और C2-2 लिख सकते हैं, ठीक है, C2-2 पे हम जानते हैं कितना 2 पाई बॉन्ड होता है, और इसमें इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ये याद रखना CaC2 का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पे देखो O- हमारा जो है वो प्लस आई शो करता है, तो चाहेगा जो मतलब क्या चाहेगा प्लस आई की जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो ज्यादा ही दूर रहे, तो ये ज्यादा दूर है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा ये। और अगर पूछे कि लो वेस्ट एनर्जी लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या पर मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें है, उसी में सबसे ज्यादा ये होगा, मतलब सबसे सीधे अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो देखना कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा है, तो ऐसे को इसमें हम लोग गैस पर लगा देंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं इन विच सेम कंपाउंड यील्ड सेम कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट का खेल है,
तो रीअरेंज करा वरा के ऐसे करते हैं। O माइनस प्लस आई शो करता है, NH2 और OR जो होता है वो माइनस आई शो करता है। क्या शो करता है? माइनस। यहाँ पे हमें बताना था बेसिसिटी। तो एक बात इम्पोर्टेंट है, कभी भी अगर रिंग से डायरेक्टली एन जुड़ा है, ठीक है, एन जुड़ा है, तो उसका तो सबसे कम होगा आपका क्या चीज कम होगा सबसे? बेसिसिटी। सबसे ज्यादा बेसिसिटी कम होगी। इसका मतलब इन दोनों को तो अभी छोड़ दीजिए, अब इन दोनों में देखते हैं। देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसमें उससे कम हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा इसमें बेसिसिटी होगा, मतलब ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का हुआ। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, इन दोनों का भी समझ में आ गया। अब बचे इन दोनों में, इन दोनों में कब सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तो यहाँ से इसमें यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे SIP रूल लग जाता है। हमने पढ़ा था बेसिक सिटी में ना कि SIP रूल जब यहाँ पे इस तरीके से हो और इसके बगल में इस तरीके से हो तो वो बेसिसिटी डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में चले जाएगा, तो इसमें सबसे लास्ट में और डी इसके आगे। अब देखो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ अगर प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, मतलब इन इसके बीच में ना न्यूट्रल होना चाहिए। अब जैसे इनके बीच में क्या न्यूट्रल है, इनके बीच में क्या न्यूट्रल है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ये चार्ज है या अनचार्ज है, क्या है? जब स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो क्या चार्ज अपीयर हुआ? तो कोई चार्ज अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लूप नहीं बना है। तो जब लूप ही नहीं बना तो चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन में देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद बहुत ज्यादा भूलते हैं, यहाँ ए से ये 1 से 2 में जाने पर स्लोप जो है वो डिक्रीज करता है। मेन इम्पोर्टेंट चीज दिख भी रहा है लेकिन याद रखना है कि 1 से 2 पे जाने के लिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है वहां पे। तो कह रहे टी बराबर 0 पे ग्राफ 1 था, और टी बराबर 2 पे क्या हो, मतलब टी बराबर 2 पे ये दिया गया है RBC में से कौन सा चेंज करे कि 2 हमें मिल जाए। तो हम जानते हैं स्लोप जो है वो क्या होगा, ये हम जानते ही हैं कि I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग आई इज इक्वल टू लॉग ई अपॉन आर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ स्लोप क्या है? 1/r3। इसका मतलब स्लोप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन 1/r3। यहाँ तो दिख ही रहा है ई और आर तो कांस्टेंट है, बचा सी। तो स्लोप अगर डिक्रीज कर रहा है पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी है, इसका मतलब सी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तभी तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो वही कह रहा है ई आर तो कांस्टेंट लगा है, तो सी ही बचा, तो उसी में वो कर लेंगे। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये दिया गया था ना हमें सिंपल वायर कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था और हमको इसमें से शायद आर इक्विवेलेंट निकालना था या कुछ तो निकालना था ए और बी के बीच में। देखा जा रहा है ना, हमारा करंट इजीली यहाँ से पास हो सकता है क्योंकि ये सिंपल वायर है। ये क्यों ही यहाँ पे जाना चाहेगा कि ये दोनों को ये हटा देगा, तो बचेगा सिर्फ ये दोनों, बचेगा सिर्फ ये दोनों। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना वर्ड इंपॉर्टेंट है, कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है लेफ्ट में ट्वाइस है द सेपरेशन एज दैट बिटवीन दोज ऑन राइट। तो कह रहा है ईबी जो है मतलब कह रहा है जो राइट लेफ्ट में है और ट्वाइस है, मतलब ये जो है वो ईबी इंटू ट्वाइस है। बस उतना यही करना था, ईबी इक्वल टू 20 आ रहा था। ये देखो ये क्वेश्चन में हमें ये v निकालना था, तो ये v जो होता है ना ये होता है ई अपॉन v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। क्या होता है? आई आर। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। तो हम लोग पहले आई निकाल लेंगे, आई क्या हो जाएगा? 80 अपॉन 8r हो जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा, और v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। और सबको पता ही है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन में ए और बी के बीच में हमें निकालना है, ठीक है, आर ए बी निकालना है। इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा r/4, ये साथ में आएंगे तो r/4, ये साथ में आएंगे r/4, ये साथ में आएंगे r/4। ठीक है, फिर हायर द रेंज ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो रॉन्ग है क्योंकि एमीटर में रेजिस्टेंस कम होता है, ज्यादा नहीं। हाँ शंट जो होता है, अगर हम एडिशनल शंट करें
इंक्रीज रेंज ऑफ, हम रेंज इंक्रीज कर सकते हैं एमीटर का अगर हम शंट इसमें हम लोग और एडिशन कर दें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आ भी है, इजी भी है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है हमें ए बी और डी करंट निकालना है। देखो ये तो हमें मालूम है कि वेवस्टोन ब्रिज नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वेरी इजी। तो इनको इसमें से निकालने के लिए तो पहले तो हम इनको और इनको इन दोनों का अलग अलग आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये 4/5 ये 6/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4/5 ये 6/5 आया। अब हम यहाँ इसमें से आई निकालेंगे, ठीक है। आई निकालेंगे, इसको हम करके बता देते हैं, इजी है, जल्दी से। तो अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा पहले ये बता दो। आर इक्विवेलेंट आएगा 10/5 मतलब 2 आएगा। आई कितना आ जाएगा 20/2 मतलब 10 वोल्ट, 10 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे V कितना आएगा, इसमें इसमें V कितना आएगा, आई तो सेम ही होगा ना, तो इसमें V कितना आ जाएगा, मान लो इसको V1 मान लो, V1 कितना आ जाएगा 10 × 4/5 कितना 8, 8 आएगा। ऐसे ही इसमें कितना आएगा V2 में कितना आएगा 10 × 6/5, 5 2 10, 6 2 12, इतना आया। अब और हमें निकालना क्या, अब करंट निकालना है उसमें। तो अब हमें V1 और V2 हमें पता चल गया। तो अब हम अब जाहिर सी बात है इसमें भी आपका इसमें आपका तब वोल्ट कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का वोल्ट तो सेम ही होगा जो भी निकाले। तो इसका वोल्ट कितना आएगा 8 आ गया, और इसका वोल्ट कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया। अब यहाँ से आई निकालो, आई कितना आ जाएगा इसका 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे तो आई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम BD में से BD को निकालने के लिए क्या करेंगे, आई बी डी इज इक्वल टू ये 8 - 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। समझ में आया, वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन में देखो, देखो हम लोग ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन 1/x dx का कितना होता है log x होता है, ये हमेशा भूल जाते हैं। a - z² को हम लोग लिख सकते हैं z - a² भी। फिर अगर v मान लो नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब v गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या v इंक्रीज करेगा। तो तेरा प्रोजेक्टाइल हमेशा ही पैराबोलिक पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल हमेशा ही पैराबोलिक पाथ होता है। और मोमेंटम उनका कभी भी जीरो नहीं होता है थ्रू आउट द मोशन, कभी भी मोमेंटम जीरो नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कह जो टाइम है टेकन टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब क्या कि जो T2 है वो n टाइम्स है U/G से, है ना, U/G से, यही तो बोल रहे हैं। और हमें तब हम इसको क्या लिख सकते हैं -h इज इक्वल टू UT2 -12 G T2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये कह रहा हमेशा ही जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये याद रखना है। अगर पूछे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का, ठीक है, तो हम जब परपेंडिकुलर का निकालते हैं तो वो a क्रॉस b होता है। अब वहीं अगर बोलते पैरेलल के लिए तो यहाँ पे a डॉट b का होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ऐसे निकालेंगे। ओके, कह रहा एक बॉल है उसको हम लोग थ्रोन किए हैं, अब तो कह रहा मोमेंटम हाइट का ग्राफ बताओ। तो हम जानते हैं P तो mg होता है, m और v क्या होता है √2gh, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h आ गया। तो समझ में आ गया, T हमने बताया कि थ्रू आउट द मोशन वो जीरो नहीं होता, इसका मतलब ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम h दिया गया है, रेंज r दिया गया है, स्ट्रॉन्ग विंड है जो तो वो ब्लो कर रहा है, तो ax कह रहा है g/2 दिया गया है। और हमें बताना है कि अब हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो sx कितना हो जाएगा हाफ ax t² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ax कितना g/2 है, और t कितना हम रखेंगे, t हो जाएगा 2u sin θ/g। यहाँ पे जब रखेंगे तो ये r डैश जो आएगा वो r प्लस sx आएगा, जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये r प्लस 2h आ जाएगा, इजी है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थीटा हमें क्या निकालना, थीटा निकालना है, नथिंग करना। यहाँ पे देखो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वल कर दो। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग
200 साइन थीटा किसी, ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 साइन थीटा टी इंटू 400 टी पर डायरेक्ट। कोई टेन थीटा में थीटा लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को सेम करें। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्टिकल है मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी दी गई है एक्स वाई जेड, और वो भी ओवर सक्सेसिव ऑफ टाइम, सक्सेसिव ऑफ टाइम से दी गई है पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें पूछ रहा है एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड क्या होगा। एक्स के लिए पी, वाई के लिए क्यू एंड जेड के लिए आर। इसमें ना डायरेक्टली याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पी प्लस यहाँ पे एक्स की जगह पे पी और बीच में प्लस, और यहाँ क्यू और भी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और बस इतना कंसेप्ट याद रखो कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन इनटू टाइम अपॉन 2v होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम बाय 2v होता है। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ नहीं रहता जल्दी। यहाँ पे बोला गया था कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और वो कुछ टाइम बाद कह रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं v जीरो हो गया होगा, इसलिए तो वो मूव कर गया पीछे। तो हम निकाल लेते हैं कि कितने पे मतलब जीरो हुआ है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो v को जीरो कर दो, u इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो मूव जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का पहले डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ रहा है, 25 मीटर आ गया। और कह रहा है कहाँ तक निकालना है, t इक्वल टू 12 सेकेंड, t इक्वल टू 12 सेकेंड तक। ये t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये t इक्वल टू 12 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा 7 सेकेंड, है ना। हाँ, t इक्वल टू 7 सेकेंड। अब और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी गई है, 0 दी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे, देखो u t तो 0 दे दिया गया, तो हाफ से टी स्क्वायर, टी कितना है 7 स्क्वायर, और ये तो पता ही है 2 मीटर, तो यहाँ से 49 ये आ गया, 25 ये आ गया, आंसर दोनों को जोड़ दो। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं इनिशियल में गर्ल राइड कर रही है, 5 आई कैप दिया गया है और रेन फॉल कर रहा है वर्टिकली। पहला केस है कि गर्ल है 5 आई कैप, और वी आर को हमेशा ये लिखना है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और कह रहा है फॉल कर रहा है वर्टिकली, इसका मतलब टेन मतलब जीरो है, थीटा कितना है जीरो, तो टेन जीरो इक्वल टू, और वी आर जी को क्या लिखेंगे, वी एक्स माइनस 5, वी एक्स माइनस 5 आई प्लस वी वाई जे कैप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन जीरो इक्वल टू वी एक्स को माइनस 5 अपॉन वी वाई, तो यहाँ से हमें वी एक्स मिल गया कितना 5। सेकेंड केस में क्या है, गर्ल इंक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी 15 आई कैप तक, और उनके बीच की एंगल कह रही है 45 डिग्री है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना, तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रेन यही करना है, tan 45 क्या हो जाएगा, वी एक्स माइनस 5 अपॉन वी वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा वी वाई निकल जाएगा, और हम वी आर यहाँ से इस पे रख के निकाल लेंगे, इजी है। यहाँ देखो ये रिमेम्बर रखना हमेशा, अगर वहाँ पे एसटीपी नहीं बोला है तो हम कभी भी 22.4 या ये सब नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा 1 लीटर है, और ये भी लिक्विड फेस में है, और एसटीपी का कोई नाम निशान बोला है, तो और मास हमें निकालना है, तो मास कितना हो जाएगा, अगर वन लीटर है तो कितना हो जाएगा 1 लीटर, हम जानते हैं डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर दिया गया है, और हमें पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम होगा, अगर एसटीपी में पूछा तो 22.4 होता है, लेकिन यहाँ एसटीपी पे नहीं पूछे, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 18 ग्राम यहाँ से आया, तो डेंसिटी में जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो 18 लीटर आ जाएगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल है O2 का एट एसटीपी, यहाँ पे एसटीपी बोल रहे हैं, तो हमें मोल निकालना, तो 1 ग्राम Na अपॉन Na इज इक्वल टू 1 मोल आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन बताना है जब हमारा सेम अमाउंट ऑफ आयरन है, मतलब आयरन कह रहा है सेम अमाउंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं FeO 3/2 और ये FeO, और यहाँ हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है, तो इसका भी हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 3:2 आ जाएगा। यहाँ पे बोला है ये याद रखना कि 1 इक्विवेलेंट जो होता है 8 ग्राम O2 होता है, कितना 8 ग्राम O2 होता है, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो
पहले मोल निकाल लो 8/32%। अच्छा वॉल्यूम निकाल लेना। यहाँ देखो कह रहा वॉल्यूम ऑफ एयर, अगर यहाँ O2 पूछता तो बात की बात होती, लेकिन यहाँ एयर पूछा तो हम पहले तो O2 निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है 60 ml है। वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है वो 20% होता है, ठीक है। तो 60 × 20/100 हो जाएगा, 300 ml आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं E/R1 1/P1 - 1/P2 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है 3A से 2B जा रहा है और A नॉट दिया गया 20 m और कह रहा है B देन B एट टाइम T निकालना है हमें। तो हमें ये देखो ये ग्राफ दिया गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AT = BT, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं A0 - 3x = 2x, है ना। तो A0 तो हमें दिया गया 20 है, तो हम लोग A0 - 3x = 2x लिख सकते हैं और यहाँ से x निकल जाएगा 4m और यहाँ से हम BT निकाल सकते हैं 2x करके, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, इस चीज पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे देखा जा रहा है तो 20 से 10 पे जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लग रहा है और 10 से 5 जाने में 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। मतलब हाफ, और ये हाफ जाने में 5 मिनट लग रहा है, ये हाफ जाने में 5 मिनट लग रहा है, इसका मतलब डिपेंड तो नहीं कर रहा कंसेंट्रेशन पे, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि के की वैल्यू K1 K2/K3 2/3 इस तरीके से दिया है और E1 E2 E3 दिए गए और हमें E पूछा है, तो हम ऐसे कहेंगे E = 2/3 EA1 + EA2 - EA3 हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट है, देखो PHNO2 और PHCN, क्या PHNO2 और PHCN ये हमें पॉजिटिव केजल ढाल देते हैं और PH2CN और PHNH2 ये हमें नेगेटिव केजल ढाल देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और Na4HCN का होल प्राइस NOH किस कलर का होता है, पर्पल या तो ब्लड रेड, क्या पर्पल या तो ब्लड रेड। और डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम लोग पोलर या नॉन पोलर का यूज करते हैं, तो H2O और CH2Cl2 का यूज करते हैं। ये जरा देख लेना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में केरोसिन और नैप्थलीन का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग ग्लूकोज और NaCl लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछे टोटल स्टीरियोमर कितने हैं, तो देखा जाए तो ये तो हमारा एक हो जाएगा, ये हमारा ये डबल बॉन्ड 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 मिलेगा, कितना 2, बीच में ना 2 मिलेगा और ये हो जाएगा 1 और ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वो आ जाएगा, तो डबल 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, जिसको तो नहीं लेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग 2 लेंगे, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 और 5 आ जाएंगे। यहाँ पे पूछा है कि कितना टॉटोमर है, तो कितने अल्फा है, ये देख लो। ये हमारा ये अल्फा हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, यहाँ से ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ से हमको ढूंढ लेंगे कितना है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था, इस तरीके की ग्राफ्स आती हैं, स्लोप जो होता है वो होता है EA/2.303 R होता है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप देख लेना। और कह रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, E+ अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग टू जनरेट इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा +M+I से वो होता है ना, तो जहाँ पे भी NO2 होगा वो सबसे बेकार ही होगा,